हम ये लेते हुए आ रहे हैं और ये लेक्चर सीरीज़ का ये दूसरा साल है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंसिपल साहब ने हमको ये परमिशन दी, हमको ये मौका दिया कि हम लोग इस तरह का वन शॉट लेक्चर अरेंज कर सके। मैं आपकी तरफ से प्रिंसिपल साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये लेक्चर सीरीज़ को पूरा एंजॉय करेंगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ्रूटफुल कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपकी तरफ से भी मुझे रिस्पांस चाहिए। आपके रिस्पांस के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। जहाँ तक नोट्स का सवाल है, इंशाल्लाह मैं आपको PDF दे दूँगा, उसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी रनिंग में आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप ज़रूर लिखिए। चलिए तो वी स्टार्ट। तो दिस इज़ आवर टीम which has made possible this event, and inshallah this will continue for the coming dates till January 31st 2023। तो 31 जनवरी तक हमारा ये काम चलते रहेगा और इस टीम की तरफ से भी मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। इन लोगों ने भी आपको बेस्ट ऑफ लक दिया है अपनी तरफ से, तो इनका भी आप शुक्रिया कर दीजिए। अब ये स्लाइड को पढ़ लीजिए अच्छी से। तो आई होप आप ये स्लाइड के ऊपर दिया हुआ इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करेंगे। अब इसके बाद से इंशाल्लाह आपकी तरफ से कोई बातें नहीं होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो हमारा जो चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स। मैं पहले इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझाना चाहूँगा कि हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स देखिए कि जैसा हम अगर कुछ काम करते हैं, मसल्स के ज़रिए हम कोई वज़न उठाते हैं तो हमारे मसल्स वर्क डन करते हैं और साथ ही साथ हमारी बॉडी जो है वो गर्म हो जाती है। इससे ये पता चला कि जब वर्क डन होता है तो हीट जनरेट होती है। तो वर्क डन गिव्स राइज टू हीट। तो कुछ साइंटिस्ट ने इसका उल्टा करने का सोचा कि क्या हम हीट से वर्क डन कर सकते हैं क्या। तो बाद में ये देखा गया कि जी हाँ, हम कर सकते हैं। हम जो है तो हीट से वर्क डन कर सकते हैं। आपकी किताब में एक ड्रिल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर आप ड्रिल मशीन से सड़क में छेद कर रहे हैं तो ड्रिल मशीन की जो निडल है वो कंटिन्यूअसली रोटेट होते रहती है। वो वर्क डन कर रहा है, उसका रोटेशन हो रहा है तो वर्क डन हो रहा, और साथ ही साथ वो ड्रिल की नीडल भी गर्म होना शुरू हो जाती। मतलब वर्क डन से हमको हीट मिली। पुराने ज़माने में जब हमको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पुराना ज़माना मतलब मैं 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, उस समय हीट के बारे में लोग ये समझते थे कि हीट एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है और ये बहता है, एक जगह से दूसरी जगह ये बहता है, इट फ्लोज। तो मतलब हीट क्या थी? फ्लूइड थी। लेकिन ये समझ जो है तो बहुत गलत साबित हुई। सिर्फ फ्लूइड बोलकर हीट को हम काम नहीं चला सकते हैं। बाद में ये पता चला कि हीट जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वहाँ से ये थर्मोडायनेमिक्स जो ब्रांच है फिज़िक्स की, उसकी शुरुआत वहाँ से हुई कि जैसे मैंने बोला वर्क डन को हीट में कन्वर्ट कर रहे और हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर रहे। तो ये इंटर कन्वर्टिबिलिटी बोलते हैं इसको। तो थर्मोडायनेमिक्स ये इंटर कन्वर्जन
प्रोसेस की स्टडी को कहा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी, in fact you can say that it is a branch of physics which deals with the interconversion of work and energy and of course other forms of energy। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन। तो अगली स्लाइड में आपको उसका डेफिनेशन मिल जाएगा। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो ये डेफिनेशन है यहाँ पर, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the concepts of heat and temperature and the interconversion of heat and other forms of energy। ये थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन है। एटलीस्ट अगर हम 2 घंटे लेक्चर के लिए बैठ रहे हैं और हम हमारे ज़िंदगी का कीमती वक्त यहाँ पर लगा रहे हैं, तो एटलीस्ट मुझे मेरे चैप्टर का जो वर्ड है उसका मीनिंग तो भी मुझे मालूम होना चाहिए। तो अगर इसको मैं हासिल कहूँ तो बुरा नहीं होगा। ये मेरे 2 घंटे का हासिल है कि मैं थर्मोडायनेमिक्स की कम से कम डेफिनेशन तो याद कर लूँ कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स की ये डेफिनेशन है। हम तो इसको फिज़िक्स की ब्रांच ही बोलेंगे क्योंकि मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ, तो मैं फ़िज़िक्स की ब्रांच बोलूँगा। केमिस्ट्री के टीचर आएंगे तो केमिस्ट्री की ब्रांच बोल सकते हैं उसको। बट एनीवे, तो यहाँ पर हीट, टेम्परेचर और इंटर कन्वर्जन, ये टर्म्स आप याद कर लीजिए, बैठे बैठे याद कर लीजिए कि भाई थर्मोडायनेमिक्स ये फिज़िक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम कंसेप्ट पढ़ते हैं टेम्परेचर और हीट का और इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अच्छा, फिर हम इस चैप्टर में और क्या करने वाले हैं? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल इंटरैक्शंस इन द यूनिवर्स। देखो, ये पूरा जो यूनिवर्स है हमारे इतराफ का, इसके अंदर पूरा थर्मोडायनेमिक्स समाया हुआ है। सिर्फ आपको सर्च करना है कि यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स कैसा समाया हुआ है। लेकिन अभी बहुत शुरुआती दौर में है हम, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब देखिए, यहाँ पर वाटर बॉइलिंग का एग्जाम्पल दिया गया है। ये फंडामेंटल इंटरैक्शन है जो कि यूनिवर्स में चल रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एक पानी उबल रहा है, एक वेसल में, एक बर्तन में पानी उबल रहा है, तो वो भी एक पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का। ओके, और उसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, वेरिएबल्स क्या है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कौन से हैं और कौन से लॉज को ये फॉलो करते हैं। ये हो गया हमारे चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोग मेरे साथ हैं। अगर कुछ आपको डाउट है तो प्लीज़ आप यहाँ पर माइक रखा हुआ है, तो आप मेरे से आकर यहाँ पूछ सकते हैं। और डरने वरने की बात नहीं है, सब लोग स्टूडेंट्स हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो आप शर्माइए मत, डरिए मत। अच्छा, जब मेरा ये चैप्टर ख़त्म हो गया तो मुझे क्या आना चाहिए, मेरे स्टूडेंट्स को क्या आना चाहिए? उनको ये आना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पहचानना आना चाहिए उनके डे टू डे लाइफ में, उनकी आम जिंदगी में कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वो देखते हैं। ये पढ़ने के बाद ये ऑब्जेक्टिव हमने रखा है हमारे सामने। फिर मुझे ये आना चाहिए, मेरे स्टूडेंट्स ये जब चैप्टर पढ़ लेंगे तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि हम मैकेनिकल वर्क और थर्मोडायनेमिक वर्क को कैसे रिलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या मैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर पाता हूँ क्या? तो अगर मैं ये कर रहा हूँ ये सब पढ़ने के बाद, यानी मेरा ऑब्जेक्टिव वहाँ पर हासिल हो गया है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकसद है हमारे। अच्छा, फिर ये मकसद हासिल करने के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो मुझे सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने पहले भी दे चुका। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा थर्मल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको बोलते हैं। राइट, एग्जाम के लिहाज से इस पॉइंट पर आपने खास तवज्जो देना चाहिए। इस पॉइंट पर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमारा कंटेंट 1 है। फिर कंटेंट 2 में मैं क्या देखूंगा? तो हम यहाँ पर ये हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क। देखो, हीट और वर्क के बारे में तो सब कोई जानता है,
शायद इंटरनल एनर्जी के बारे में इतना आप नहीं जानते हैं, तो इसके बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे कि ये इंटरनल एनर्जी क्या है। तो इसके पहले मैंने आपको जो स्लाइड बताया था उसमें ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। अब उसके बाद आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर थर्मोडायनेमिक्स में कुछ खास क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको वेरिएबल्स बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट एक्सप्लेन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो वेरिएबल्स लगते हैं उसको हम देखेंगे कि वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। फिर आखिर में जब हम ये प्रोसेस पे आ जाएंगे तो वो रहेगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। कुछ 5-6 टाइप के प्रोसेसेस रहेंगे। जब वो स्लाइड आ गई तो आपने चैन की सांस ले लेना कि भाई अब हमारा आज का मकसद पूरा हुआ। ओके, उसके बाद ये है अपनी टाइमलाइन। अपना लेक्चर इस तरह से आगे बढ़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको वेरिएबल्स की स्टडी कराऊंगा कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स किसको बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने जैसा पिछली स्लाइड में बोला ज़ीरोथ लॉ देखना है। फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखना है। फिर कंसेप्ट ऑफ हीट, एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ये सेकेंड पार्ट रहेगा। फिर मैं आपको एक 10 मिनट का ब्रेक दूंगा, इंशाल्लाह वो 10 ही मिनट का रहेगा और आप उसको लंबा मत कीजिएगा प्लीज़। उसके बाद फिर मैं आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, उनके अंदर होने वाला वर्क डन, फिर हीट एडेड ड्यूरिंग द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और फिर आखिरी में क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आई होप सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आपको कुछ आवाज़ की दिक्कत, प्रोजेक्टर की कुछ दिक्कत नहीं आ रही है? आप मुझे बोलते जाइए, आपकी तरफ से मुझे रेस्पॉन्स दीजिए तो मुझे समझ में आएगा कि आपके समझ में आ रहा है। बल्कि ओके, देखिए ये हमारा पहला पॉइंट रहेगा, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स किसको बोलते हैं। स्टेट मतलब कोई कंडीशन किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में। जैसा अभी यहाँ 2:45 हो रहे होंगे या 3 बज रहे होंगे, तो इतने बजे इस रूम में जो है तो कितने लोग थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स, ये सब की डिटेल्स बताना मतलब मैं इस रूम की स्टेट बता रहा हूँ। तो वैसे ही थर्मोडायनेमिक स्टेट के डिस्क्रिप्शन के वास्ते हमको लगेंगे कुछ वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स कौन से हैं? ये सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के नज़रिए से देख रहे हम, ना हम यहाँ पर कोई मैकेनिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं, ना साउंड का और ना ही लाइट का। हम सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का ही सोचेंगे अभी। बाकी लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो सब आपके दिमाग में से निकाल दीजिए। अभी सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में चलना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के वेरिएबल्स अलग है। वो कौन से वेरिएबल्स हैं वो अभी मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। तो अब हम जाएंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की तरफ। ओके, यह है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स का पहला स्लाइड, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पहले बोला कि किसी चीज़ को अगर हमको डिस्क्राइब करना है थर्मोडायनेमिकली तो मुझे कुछ प्रॉपर्टीज़ की मदद लेनी पड़ती है। उनको कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम। अच्छा, थोड़ी देर के बाद आप ये भी देखेंगे सिस्टम किसको बोलते हैं। समझो पानी उबल रहा है एक वेसल में, एक बर्तन में, एक भगोने में पानी गर्म हो रहा है। तो पानी की आप स्टडी कर रहे हैं तो पानी सिस्टम ऑफ स्टेट बन गया, एक सिस्टम बन गया। और उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ये अगर आप सब इनकी स्टडी अगर कर रहे हैं आप, तो मतलब आप थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको देकर रखा है कि ये वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो आप ये गिन लीजिए। प्रेशर पहला, ये P लेंगे, फिर वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, डेंसिटी ρ और ये मास M। ये इतने वेरिएबल्स रहेंगे। तो आपको बस इतने ही वेरिएबल्स याद रखना है।
प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास। और जो मैंने इंटरनल एनर्जी जो आपको अलग से बोला है वो इंशाल्लाह आगे आके इंक्लूड कर लिया जाएगा। चलिए, फिर उसके बाद का पॉइंट है कि इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, ये दो टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर आपको इंटेंसिव वेरिएबल्स की डेफिनेशन दिया है कि इट इज दे आर द वेरिएबल्स विच डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी सब्सटेंस का बोलते हैं कि मास 5 किलो है या किसी सब्सटेंस का 10 किलो है, मतलब ये मास डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा रहेगा उतना मास ज़्यादा रहेगा, राइट। फिर उसके बाद दूसरी टाइप की वेरिएबल्स आते हैं एक्सटेंसिव, जो मास पर या साइज पर डिपेंड करते हैं, ऊपर वाले डिपेंड नहीं करते। यानी ये एक्सटेंसिव जो है, इंटेंसिव जो है, ये मास पर या साइज पर डिपेंड नहीं करेंगे और एक्सटेंसिव डिपेंड करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर के पास आप गया, डॉक्टर के पास थर्मोमीटर है, डॉक्टर ने आपका टेम्परेचर गिना, तो आप बोलिए मुझे ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? क्या ये साइज पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज, क्योंकि डॉक्टर साहब आपके अलग अलग जगह के बॉडी टेम्परेचर्स नहीं गिनेंगे, हाथ के गिन लेंगे, पैर के गिन लेंगे, गर्दन के गिन लेंगे, ऐसा नहीं है। एक बार जबान के नीचे रख लेंगे और टेम्परेचर गिन लेंगे और बोलेंगे आपका बॉडी टेम्परेचर ये है। तो वो साइज पे डिपेंड नहीं करता, यानी टेम्परेचर ये इंटेंसिव वेरिएबल है। और कुछ चीज़ें जैसा मैंने बोला, वॉल्यूम, 1 लीटर दूध और 5 लीटर दूध में फ़र्क है, जितना उसमें साइज ज़्यादा रहेगा उतना उसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। यानी मास के ऊपर अगर कोई चीज़ डिपेंड रह रही है तो वो एक्सटेंसिव, और मास पर डिपेंड नहीं रह रही तो वो इंटेंसिव। और उसके यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे दिया है मैंने, राइट। अब एग्जाम्पल कैसा समझाया गया कि हमने एक सिस्टम को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करें, राइट, ईच विद हाफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। The pressure P, the temperature T and the density rho are same in both the compartments. समझो, मतलब आपने एक ऐसा एक कंपार्टमेंट लिया, इसके 2 हिस्से करे, और यहाँ पर ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। क्या ये दोनों पार्ट्स में प्रेशर अलग अलग रहेगा? नहीं। क्या इन दोनों में टेम्परेचर अलग अलग रहेगा? नहीं। डेंसिटी दोनों की सेम रहेगी, यानी कि ये साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसलिए ये प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन से हैं? तो जैसा मैंने बोला, मास, इंटरनल एनर्जी, ये सिंबल U, ये बहुत सताएगा आपको, हाँ याद रखिए, आज आपके ख्वाब में भी आने वाला है ये इंटरनल एनर्जी, क्योंकि शायद आपने कभी पढ़ा नहीं पढ़ा, आई डोंट नो, बट आज तो इसको हमको डिटेल में पढ़ना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। चलिए, ये हो गए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। एनी प्रॉब्लम कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स किसको बोलते हैं? अगर डेफिनेशन नहीं भी याद रही तो आपने बोलना सर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, ये सब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है। इन शॉर्ट, अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद रह रहा तो कम से कम एग्जाम्पल्स तो भी याद रहना चाहिए मुझे। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के एग्जाम्पल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, और एक अजीब सा जो अलग से हट के रहेगा वो इंटरनल एनर्जी। ओके, उसके बाद आगे जाएंगे। आगे की स्लाइड में ये बताया गया है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, मैंने कहा कि फला एक सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो यानी कि क्या? तो वो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए 3 कंडीशंस है। ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल वर्ड आते ही आपके जहन में फोर्स आ जाना चाहिए, फोर्स, और फोर्स अगर आ गया तो प्रेशर आ जाएगा। तो ऐसा सिस्टम कि जहां पर प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम सेम है, चेंज नहीं हो रहा वक्त के साथ, तो तब कहेंगे कि वो पर्टिकुलर सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। देखो फिर से एक बार, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वर्ड आते ही आपके जहन में आ जाना ही चाहिए फोर्स।
फोर्स आ गया तो प्रेशर। तो अगर किसी सिस्टम में प्रेशर सेम है, चेंज नहीं हो रहा, कहीं पर भी किसी जगह पर भी चेंज नहीं हो रहा, तो आपने बोलना सर वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ये एक हो गया। फिर दूसरी इक्विलिब्रियम कौन सी है? केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि ऐसी इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम रहेगी जब आप केमिकली कोई नया सब्सटेंस ना उसमें से निकाल रहे ना उसमें नया सब्सटेंस डाल रहे हो, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं कर रहे हो, वो बदल रहा नहीं है वक्त के साथ, ये वक्त के साथ। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलना है केमिकल इक्विलिब्रियम। तीसरी थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर किसी सिस्टम में टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, हर जगह टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा, तो तब बोलना कि सर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई सिस्टम में सिर्फ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रहेंगी, ये बाकी दूसरी और तीसरी नहीं रहेगी, हो सकता है। कहीं पर हो सकता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम रहेंगी, बाकी दो इक्विलिब्रियम नहीं रहेंगे, या दो रहेंगे तीसरी इक्विलिब्रियम नहीं रहेगी। लेकिन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए ये तीनों भी जरूरी है। ये तीन अगर इक्विलिब्रिया रहेंगे तो तभी बोलना आपने कि वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, अब इस स्लाइड में आप क्या याद रखेंगे? इस स्लाइड से आप ये याद रखेंगे कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए तीन इक्विलिब्रियम की ज़रूरत होती है। एटलीस्ट मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल मिनिमम लेकर चल रहा हूँ। कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो बेचारे सुन के और ये पढ़ के, स्लाइड पढ़ के ही उनके दिमाग में वो बात बैठ गई होगी कि सर आप पूछ लीजिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब रहती है, तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो कितने इक्विलिब्रियम हैं? तीन है, तो तब जाके वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो तीन है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। समझो अभी लाइट चली गई और ये जो है तो प्रोजेक्टर बंद हो गया और अचानक आपसे मैंने पूछ लिया कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, तो कैन एनीबडी टेल मी कि केमिकल इक्विलिब्रियम कब, केमिकल इक्विलिब्रियम कब रहेगा? हाँ, मतलब जब केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और थोड़ी हिम्मत कीजिए यहाँ पर आकर माइक में जवाब देने की, थोड़ा डेरिंगबाज बनिए, जाबाज बनिए थोड़ा। है कोई आ रहा है ये जवाब देने के लिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलना है? एनीबडी प्लीज? कोई भी नहीं इतने पूरे हॉल में। हाँ, एज यूजुअल बैच 2022-23 के मोस्ट फेमस स्टूडेंट इरफान, अब है ना स्टूडेंट्स की तरफ मुंह कर कर आपने जवाब देना, ठीक है? हाँ, स्टूडेंट्स की तरफ आप देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, मैंने थोड़ा उनको परेशान करने की कोशिश किया, पूछा मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम पहले, और जब वो बेचारे यहाँ आकर स्टेज पर आ गए तो मैंने पूछ लिया उनको थर्मल इक्विलिब्रियम। खैर, लेकिन बच्चे ने जवाब दे दिया, वेरी गुड, नाइस, थैंक्स एप्लॉस के लिए। चलिए अब आते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। अभी फिलवक्त मैं बोलूँ कि आपकी स्टेट क्या है, कि आप बोलेंगे सर बहुत आराम से बैठे हुए हैं फैन के नीचे और प्रोजेक्टर सामने है और आप है सर, और हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट बहुत आराम से चल रहा है सब कुछ। लेकिन भाई साहब, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन स्टेट क्या है? कोई भी इक्वेशन, याद रखिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, यहाँ लिखे हुआ सब इंग्लिश में है। कोई भी इक्वेशन जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को रिलेट कर रही हो, कोई भी इक्वेशन जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को रिलेट कर रही हो, उस इक्वेशन को आपने कहना है इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक फॉर्मूला देता हूं मैं, राइट? अभी एक फॉर्मूला है, समझो मैंने बोला कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है? नहीं है, क्योंकि हमको क्या चाहिए?
थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स चाहिए। तो ए भी स्टेट वेरिएबल नहीं है और बी भी स्टेट वेरिएबल नहीं है, तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट हुआ क्या? नहीं हुआ। अच्छा चलो समझो, मैंने दिया पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो क्या ये थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है? बोल सकते इसको? कितने वेरिएबल्स आए? 2 वेरिएबल्स आए। कौन से 2 वेरिएबल्स? ओके, वेरी गुड। और मिसाल के तौर पे मैंने यहां पर आपको एक इक्वेशन दे रखा है, इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, काफी बचपने से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब मैं मेरे स्टूडेंट्स में से चाहूंगा कि कोई तो आए यहां पर सामने और ये बताए कि इसके अंदर ये स्मॉल एन क्या चीज है। आई ओनली वॉन्ट स्मॉल एन प्लीज, ओनली स्मॉल एन। एनीबडी? एनीबडी? कम। सिर्फ आप लोग पार्टिसिपेट हो बोलकर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, वरना आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इनएक्टिव है। इधर आइए, और ये माइक यहाँ रखा हुआ है, इन्हों बताएंगे। आप ऑडियंस की तरफ देखिए, ऑडियंस की तरफ देखिए। आप मुझे बोलिए कि ये कैपिटल टी क्या है? ये देखो, हाँ इन्होंने बोल दिया टेम्परेचर। इस माइक में बोलिए। हाँ, इसके पहले इन्होंने बोले सर ये चीटिंग है। तो ये वैसे ही चीटिंग है जैसा आप इम्तिहान में चिट्ठियाँ लेकर आते हैं ना, तो ये वैसी चीटिंग है। तो जैसा अभी आपको गुस्सा आया ना, कि मैंने पूछा आपको एन वहाँ पर और यहाँ पर टी का सवाल करा, तो आपको लगा कि सर ने चीटिंग करे। और जब आप इम्तिहान में इतनी बड़ी चिट्ठियाँ लेकर आते, गाइड्स के पेजेस लेकर आते, तो तब हमको कितना बुरा लगता होगा, सोचिए बाप। खैर एनीवे, लेकिन अभी भी सवाल वहीं पर अपनी जगह पे टिका हुआ है कि ये स्मॉल एन क्या है? व्हाट इज दिस स्मॉल एन? ओके, एक्सेप्टेड। नंबर ऑफ मोल्स, वेरी गुड। चलिए, अब ये नई चीज है आपके लिए, पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम, ये अभी तक हमारे सपने में भी नहीं आया था कि पीवी डायग्राम क्या होता है। इसमें क्या है कि एक ये ग्राफ दिख रहा है आपको, यहाँ सैंपल ग्राफ दिया, देखो मैंने एक ग्राफ। तो एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है और वाई एक्सिस पे प्रेशर है। तो किसी सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है उसको बताना, यानी कि पीवी डायग्राम है। यहां पर आपको मैंने डेफिनेशन दिया है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड पीवी डायग्राम। तो बजाय इसको प्रेशर वॉल्यूम ऐसा स्पेसिफाई करने के, मैंने बोल दिया कि इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट पीछे देखे? इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारे लिए नवा है क्या? नहीं है। इक्वेशन ऑफ स्टेट किसको कहते हैं? कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को एक्सप्रेस कर रहा, उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। अगर यही इक्वेशन ऑफ स्टेट आपने डायग्राम से बता दिया, ग्राफ से बता दिया, तो उसको बोल देने का है पीवी डायग्राम। इसका दूसरा नाम भी है, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में दूसरा नाम से भी सवाल पूछा जा सकता है। इसको बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। तो पीवी डायग्राम यानी इंडिकेटर डायग्राम। जरा आप इस फिगर को देख लीजिए, यहां पर देखिए, पहले प्रेशर ये 0.1 है, ये 0.2 है, मतलब 0.1 पर इनिशियल प्रेशर P1 था, फिर कुछ प्रोसेस हुआ और जो है तो प्रेशर हो गया P2, साथ ही साथ वॉल्यूम पहले V1 था, बाद में हो गया V2, और फिर ये ऐसा ये कर्व ड्रॉ हो गया और हमने ये ग्राफ कंप्लीट किया, तो ये पीवी डायग्राम बन गया। अब आप बोलेंगे सर ये पीवी डायग्राम से फायदा क्या होगा? इससे फायदा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि मैं उस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ वो मैं निकाल सकता हूं। ये देखिए यहां पर फॉर्मूला दिया हुआ है, W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ P dV व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू
V2। फिर वो एरिया कौन सा होगा, ये तो मैं फॉर्मूले से बोल रहा हूँ। तो मैं क्या ग्राफ से निकाल सकता हूँ? जी हाँ, मैं ग्राफ से भी निकाल सकता हूँ। ये अंदर जो शेडेड रीजन दिख रहा, ये शेडेड रीजन, ये पूरा शेडेड रीजन आपको देगा टोटल वर्क डन। मतलब वर्क डन निकालने के दो तरीके हो गए। एक तरीका, आप इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लो, सॉल्व कर लो, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। दूसरा तरीका है ग्राफ प्लॉट कर लो, पीवी डायग्राम प्लॉट कर लो और उसके अंदर का एरिया निकालो। ये शेडेड जो दिख रहा है आपको, ये शेडेड हिस्सा, ये शेडेड हिस्सा दिख रहा है आपको, कैन यू सी दिस? तो ये शेडेड रीजन का आप एरिया निकाल लो, तो एरिया निकालने से आपको वर्क डन मिल जाएगा। चलिए, पीवी डायग्राम आप समझ में आ गया। पीवी डायग्राम यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना यानी कि पीवी डायग्राम। चलिए आगे चलते हैं। तो यह है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें ये स्लाइड में आपको जीरोथ लॉ से रिलेटेड सब कुछ जानकारी मैंने यहां पर डाल दिया है। तो अब आपको ध्यान यहां देना है, ये फिगर पर ध्यान देना है। इस फिगर पर ध्यान दीजिए प्लीज। ये वाली जो व्हाइट में जो फिगर है इस पर ध्यान दीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि तीन बॉडीज है, ए, बी और ये सी। ये ए है, ये सी है और ये बी है। तीन बॉडीज है। तो आपको दिख रहा है कि ए और बी के बीच में एरो दिख रहा, आपको ये एरो दिख रहा, ये एरो दिख रहा। तो ये बोल रहा है कि ए जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद का प्लस दिख रहा आपको, ये प्लस। उसके बाद ये भी बताएगा कि ए थर्मल इक्विलिब्रियम में बी के साथ भी है। ए पहले सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, फिर बाद में ये बताया गया कि ए बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इससे ये कंक्लूजन निकालते हैं, ये कंक्लूजन निकल रहा, तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ये आपकी फ्रेंडशिप के जैसा है कि अगर ए सी का फ्रेंड है और ए बी का भी फ्रेंड है तो अपने आप बी और सी फ्रेंड हो जाते हैं। बट डोंट टेक इट अदरवाइज, राइट? मैथमेटिक्स में ये पॉसिबल है। इफ ए इज इक्वल टू सी एंड ए इज ऑल्सो इक्वल टू बी, देन बी इज इक्वल टू सी। बट ऐसा बोल के नहीं चलेगा, आपको जीरोथ लॉ। जी कुछ प्रॉब्लम? प्लीज अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो मुझे, क्योंकि यहां मैं कंटिन्यूसली बोलते जाऊंगा, आपको सिर्फ सुनने का काम है। अगर आपको कुछ पूछना है आके सामने आके पूछ सकते हैं आप। ओके, तो यहां पर मैं ये बता रहा था कि थर्मल इक्विलिब्रियम पर ध्यान देना है। अब आ जाइए आप स्टेटमेंट पे। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है, ये यहां से लेके यहां तक। अब आप पढ़ लीजिए। इफ टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम with a third system, they are also in thermal equilibrium with each other। अगर कोई दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है with a third system, then they are also in thermal equilibrium। उसको मुख्तसर अगर समझे तो ये फिगर से आसानी से समझ में आ जाता है। थोड़ी वर्डिंग्स डिफिकल्ट है, टेक्सचुअल है, टेक्स्ट में जैसा है वैसा ही स्टेटमेंट्स मैंने लिया है। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इफ टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, दो सिस्टम तीसरे सिस्टम से थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ कि हमको थर्मोमीटर का कंसेप्ट पता चला। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे? मैंने पहले ही आपको एग्जांपल दिया कि डॉक्टर साहब आपका टेम्परेचर गिन रहे, थर्मोमीटर आपकी ज़बान के नीचे डाला है उन्होंने। तो यानी कि थर्मोमीटर के अंदर का जो मर्क्यूरी है वो मर्क्यूरी राइज हो रहा, तो थर्मोमीटर का भी टेम्परेचर उतना ही हो जा रहा जितने आपकी बॉडी का टेम्परेचर हो गया। यानी आपकी बॉडी और थर्मोमीटर दोनों भी आ गए थर्मल इक्विलिब्रियम में, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। और फिर अब आप गिन सक रहे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है।
तो यहाँ पर आपको ये तीसरी फिगर में भी आपको बताया कि थर्मामीटर का कंसेप्ट क्या है। ये देखिए, ये थर्मामीटर का कंसेप्ट, और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उससे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो मैंने इस स्लाइड पर लेकर आया है। ये देखिए, इसके अंदर 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 है, 0 के बाद 1 आता है गिनती में, तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रहेगा। लेकिन ये स्लाइड्स, इसकी स्लाइड सबसे आखिरी में आएगी। पहली स्लाइड रहेगी ये इंटरनल एनर्जी की, जिससे मैंने आपको पहले ही डरा दिया कि भाई साहब ये तो आपकी लाइफ में पहली बार आ रहा, इनसे मुलाकात ही पहली बार हो रही। इंटरनल एनर्जी, इसका सिंबल रहेगा U। बाकी कुछ याद नहीं रहा तो चलेगा, लेकिन ये इंटरनल एनर्जी बिल्कुल याद रहना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसको बोलेंगे, प्रोसेसेस किसको बोलेंगे। फिर हीट जो हम समझते थे हमारे बचपन में, या अभी तक जो हम हीट समझते थे वो समझ, और आज थर्मोडायनेमिक्स में हीट क्या है, तो आपको वो दोनों में फ़र्क समझ में आएगा कि अरे मैं तो हीट के बारे में कुछ और ही सोचता था, यहाँ तो हीट कुछ और ही निकल गया। तो खैर, तो हीट को अलग देखेंगे। और फिर आखिरी जो रहेगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहेगा, और फिर तब जाके ये मेन हीरो की एंट्री होगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये स्लाइड को आप अच्छी तरह से याद रख लीजिए। पहले मैं आपको बोलूँगा इंटरनल एनर्जी, क्योंकि मैं ये जो पेन यूज़ कर रहा डिजिटल पैड का, इन्हें मुझे माउस का फंक्शन नहीं दे रहा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा, ये जो यहाँ पर ये एरोज वगैरह दिख रहे थे ना, ये बटन्स थे सब, तो मैं रिवर्स, आगे, बैक, पीछे होने की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही यहाँ पर, तो इसलिए मैं ये स्लाइड वापस नहीं रिपीट कर सकूँगा आपके सामने। तो ये एक के बाद ये स्लाइड्स आते जाएंगे। तो पहली स्लाइड रहेंगी इंटरनल एनर्जी देखेंगे हम, दूसरी स्लाइड रहेंगी थर्मोडायनेमिक सिस्टम और प्रोसेस, कि कब बोलेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया। फिर तीसरा हम देखेंगे हीट, जो बिल्कुल आपका नज़रिया बदल देगा। और चौथा इंटरनल एनर्जी, और मेन अपने फिल्म का हीरो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एज यूजुअल फिल्म को हीरो तो आप लोग हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे कह लेने दीजिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये फिल्म का हीरो रहेगा आगे चल के। ये स्लाइड याद रहेगी सबको? ये स्लाइड सबको याद रहेगी? याद रहेगी? याद रहेगी? ओके, अब मैंने ये पूरा मिटा दिया। अब आप देखेंगे आपके यस में कितना दम है। आप बोल रहे थे ना यस सर। अच्छा, सबसे पहले मैं ये जो स्लाइड आने के बाद जो अपना जो नेक्स्ट स्लाइड रहेगी, तो हम किस पॉइंट पर जाएंगे? ओके, माशाल्लाह, शायद ठीक बोल रहे हैं आप। नंबर 2 पे थर्मोडायनेमिक स्टेट एंड प्रोसेसेस। नंबर 3 पे हीट, और हीट में क्या रहेगा, आपका नज़रिया बदल जाएगा। चौथा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और पांचवा, और जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके ऊपर बहुत रहम कर रहे हैं, और आप यहाँ बैठे बैठे ही याद कर ले रहे सारी चीज़ें, तो ये अच्छे इम्कानात हैं। ये था हीरो, राइट, और ये इंटरनल एनर्जी, और ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड प्रोसेस, हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, चले नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, ये है इंटरनल एनर्जी, और इसका सिंबल है U। इसलिए मैं बोल रहा था आप है ये U, इंटरनल एनर्जी। अभी इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम। यानी कि पार्टिकल्स अफरा तफरी में हैं, कोई सिस्टम में मॉलिक्यूल्स जो है डिसऑर्डरली मोशन में हैं,
रैंडम मोशन में हैं, मोशन में रहते हुए उनको कितनी टोटल एनर्जी उनके पास है, उस टोटल एनर्जी को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम ये इंटरनल एनर्जी गिन पा सकेंगे? गिन पाएंगे? इज इट पॉसिबल? आप यस इतनी आसानी से बोल रहे हैं कि ऐसा सिंपल ऐसा है जैसे 2 + 2 = 4, उसको आप इतनी आसानी से बोल रहे हैं, लेकिन इंटरनल एनर्जी मतलब सिस्टम के पास पूरी जितनी भी एनर्जी है, इवन उसके बॉन्ड के वजह से भी कोई एनर्जी है तो उसको भी बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अगर बॉन्ड में भी है, मॉलिक्यूल्स में है, डिसऑर्डरली मोशन है, अगर डिसऑर्डरली मोशन है मतलब वो कौन सी एनर्जी रहेगी मोशन की वजह से? मोशन के वजह से जो एनर्जी रहती है उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन के वजह से जो एनर्जी रहती है उसको क्या बोलते हैं जी? बोलिए। पोटेंशियल एनर्जी। और बाद में मैंने आपको बोला बॉन्ड में भी अगर एनर्जी, जैसे सी बॉन्ड सी, राइट, तो ये बॉन्ड की भी जो एनर्जी रहती है वो भी इंटरनल एनर्जी में काउंट होती है। तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। इट्स लाइक कॉलिंग अंबानी साहब एंड टेलिंग यू ब्रिंग योर मनी, आई वॉन्ट टू काउंट योर मनी। इट्स सेइंग लाइक दिस, यानी कि आप जो है टाटा बिरलाज अंबानीज उनको बुला रहे अपने घर पे और पूरे पैसे लेके आओ बोल रहे, और बोल रहे मैं आपके पैसे यूं अभी गिन के दे देता, तो विल यू बी एबल टू काउंट देयर मनी? नो। सो दैट इज व्हाई आई से दैट इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड बिकॉज इट इज वेरी लार्ज। अच्छा, लेकिन शेयर मार्केट में आपको यह जरूर पता चल जाता कि आज अंबानी को कितना नुकसान हुआ, अजीम जी प्रेम जी को कितना नुकसान हुआ, बिल गेट्स को कितना नुकसान हुआ, मतलब नुकसान कितना हुआ, फायदा कितना हुआ, ये आप गिन सकते। लेकिन क्या उनकी वेल्थ गिन सकते आप बैठे बैठे? नहीं गिन सकते। तो बिल्कुल ऐसे ही है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी टोटल कितनी है वो गिन नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर के चेंज को गिन सकते, राइट? मेरा ये जुमला याद रखिए आप इंटरनल एनर्जी गिन नहीं सकते, लेकिन आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी गिन सकते हैं। ठीक है, मेरा ये जुमला कोई आके यहां रिपीट कर सकता है हिंदी, मराठी, उर्दू, तमिल, मलयालम, स्पेनिश, जर्मन में? एनीबडी? मैंने अभी क्या रिपीट किया इंटरनल एनर्जी के बारे में? इंटरनल एनर्जी के बारे में प्लीज आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आने दीजिए, तो थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आता, मोटिवेशन मिलता, और मैं थोड़ा और जुस्तजू से बोलने की हिम्मत आती है मुझे बोलने के लिए। तो आप प्लीज कोई तो भी आइए, मेरे इस जुमले को रिपीट कीजिए, बस मैंने अभी जो बोला। एनीबडी प्लीज फ्रॉम दिस साइड? एनीबडी फ्रॉम दिस साइड? No, not Irfan this time. Not Irfan this time, please. Anybody? नहीं तो मेरे को मजबूरन जिसके नाम आते मैं नाम से बुला लूंगा, फिर उनको आना ही पड़ेगा। साहिल आ जाओ। माइक हाथ में लेना है, ऑडियंस की तरफ मुंह रखना है, मेरे तरफ नहीं। और मैंने आपको ये बोला, मेरे तरफ मुंह नहीं, ऑडियंस की तरफ मुंह। आपको ये बोलना है कि इंटरनल एनर्जी गिनना यानी कि किसके करने के बराबर। मैंने किसका एग्जाम्पल दिया? अंबानी का। माइक का बटन ऑन, चेक करो उसको। हाँ, इंटरनल एनर्जी गिनना मतलब किसकी मनी गिनने जैसा है? अंबानी की। अच्छा, तो क्या हम इंटरनल एनर्जी गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। फिर इंटरनल एनर्जी के ताल्लुक से क्या गिन सकते हैं हम? साहिल, क्या गिन सकते हैं? क्या गिन सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी गिन सकते। रिपीट करो मेरी बात। हाँ,
देखो, जब मैंने इंटरनल एनर्जी बोला तो मैंने बोला इंटरनल एनर्जी में बहुत सारे किस्मों की एनर्जी ऐड होती, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी रहती, इवन मैंने बोला बॉन्ड की भी एनर्जी रहती इंटरनल एनर्जी में, इसलिए हम गिन नहीं सकते। तो साहिल के दिमाग में क्या बैठ गया था कि काइनेटिक एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी है। तो क्या साहिल की ये समझ सही है कि इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी? नहीं ना? हाँ, तो अब साहिल समझ गया होगा कि इंटरनल एनर्जी मतलब किसी भी सिस्टम के पास पूरी 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 जो एनर्जी है, ओवरऑल, ये वर्ड अच्छा बोल दिया इन्होंने, ओवरऑल, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब मैं साहिल से पूछूंगा, क्या पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी का पार्ट है? साहिल इज स्टिल कंफ्यूज्ड। साहिल, मैं क्या बोल रहा, किसी भी सिस्टम के पास कोई भी एनर्जी रहने दो, कोई भी एनर्जी रहने दो, काइनेटिक, पोटेंशियल, आयोनाइजेशन या हीट ऑफ रिएक्शन, जितने भी आप केमिस्ट्री वाले भी ला लिए तो भी चलता, वो सबको मिला के बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी ये इंटरनल एनर्जी का पार्ट है या इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट है? पोटेंशियल एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। यस, आप क्लियर हो गए। ओके, थैंक यू, माशाल्लाह, वेरी गुड, जा सकते हैं आप, वेरी गुड। अब इन्होंने सही जवाब दिए हैं। चलिए, ऐसी हर एक की बारी आने वाली है, ये याद रखिए। आप लोग वैसा तो खुद से तो नहीं आ रहे, मैं आपको नाम लेकर बुलाऊंगा। अब जिनके नाम मुझे मालूम है वो तो गए। चलो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात की जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है उसके अंदर रोटेशनल एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है। इन सब का टोटल आप कर लिए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की टोटल एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ पर ये मैंने सिर्फ मिसाल दिया है, दूसरे एनर्जीज भी इसके अंदर है। ओके, तो इंटरनल एनर्जी, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। और एक सेंटेंस वहाँ पर दिख रहा है, इट इज़ कंसिडर्ड एट द मॉलिक्यूलर लेवल ओनली, यानी कि एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल, छोटे पैमाने पर, मॉलिक्यूल के लेवल पर हम ये इंटरनल एनर्जी गिनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या था? थर्मोडायनेमिक सिस्टम, राइट? थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। यहां पर आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम का डेफिनेशन मैंने दिया हुआ है कि इट इज अ कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन फॉर्म अ यूनिट विच हैव द एबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग्स। यानी कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक ऐसा हिस्सा है यूनिवर्स का, या एक ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है कि जो एबिलिटी रखता है एनर्जी एक्सचेंज करने की, एनर्जी लेन देन करने की, एनर्जी लेने की या एनर्जी देने की, एक्सचेंज। जैसा अभी हम एक दूसरे के ख्यालात को एक्सचेंज कर पा रहे हैं, आप लोग, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, उसी तरह से आप यहाँ स्टेज पर आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूँ, तो ये एक्सचेंज है। तो जहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, किसका एक्सचेंज हो रहा है? हीट का, यानी एनर्जी का। जहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज होता है उसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है तीन तरह के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में आप हीट और एनर्जी, यानी हीट और मैटर दोनों भी एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लोज सिस्टम में आप मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकते, हीट एक्सचेंज कर सकते, यानी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना आप हीट और ना ही मैटर, कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर सकते, उसको आप बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के तीन प्रकार होते हैं।
देर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद हमारी वो स्लाइड में क्या था? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। देखिए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया, ऐसा आप कब बोलेंगे? जब कोई प्रोसेस में किसी थर्मोडायनेमिक स्टेट के अंदर चेंज आ रहा, बदल हो रहा, तब्दीली आ रही, तो तब आप बोलेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ। यानी किसी सिस्टम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, वो 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्या ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल नहीं है टेम्परेचर? जी हाँ है। मैंने आपको बोला था थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स में क्या क्या आता? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, और अभी जो जस्ट सीखे आपने, इंटरनल एनर्जी, राइट? अगर इनमें से कोई चेंज होता है तो आप बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ। आपने किसी को पैसे दिए, आपने मुझे, मेरे ये लेक्चर होने के बाद आप सब लोगों ने मिलके 5 रुपये दिए मुझे कि सर बहुत अच्छा लेक्चर हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो ये लीजिए सर 5 रुपये, राइट? ये 5 रुपये आपने दे दिए, तो यानी कि यहाँ पर पैसे मेरे पास आ गए। तो क्या ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ? नहीं, क्योंकि पैसे का एक्सचेंज हुआ। अलबत्ता आपने टिफिन में से एक चपाती और कुछ सब्जी मुझे दी, यानी आपने एनर्जी दिया। खाना यानी एनर्जी, तो वहां पर कह सकते हो ना कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ। तो तैयार रखिएगा फिर उसको। ओके, फिर यहाँ पर एक एग्जांपल दिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कि किसी बर्तन में पानी है, ढक्कन लगा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ रहा, वॉल्यूम बढ़ रहा, वगैरह वगैरह, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया। आप बोलेंगे सर आपको एक ही एग्जांपल आ रहा, पानी और बर्तन, और वो पानी गर्म हो रहा, पानी उबल रहा, और प्रेशर चेंज हो रहा, टेम्परेचर चेंज हो रहा, वॉल्यूम चेंज हो रहा। अरे भाई, इससे आसान एग्जाम्पल है ही नहीं ना। अब आप बोलेंगे सर तारों का थर्मोडायनेमिक्स समझाओ मुझे चांद का थर्मोडायनेमिक्स समझाओ, मुझे सूरज का थर्मोडायनेमिक्स समझाओ। तो मैं ऐसा सूरज को यहाँ लाकर यहाँ टेबल पे नहीं रख सकता, प्रिंसिपल साहब मुझे जो है तो यहाँ से हकाल देंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप वो मत मांगिए। तो इसलिए मैं आपको आराम से सिर्फ पानी का एग्जाम्पल दे रहा, जो सबके घर पे रहता है, गरीब अमीर सबके घर पे रहता है। ओके, नाइस। क्या हमने अगला पॉइंट क्या सोचे थे? हीट। ये मेरे हिसाब से कितना पॉइंट था? 3rd पॉइंट था, हीट। ओके, अब देखिए हीट, ये डेफिनेशन आपका हीट का है। हीट इज डिफाइंड एज एनर्जी that is transferred between system and the environment due to temperature difference that exists between the two। देखिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, ये मेरे ही दोनों हाथ हैं, या कोई और दूसरा कोई खड़ा हुआ नहीं है, ये मेरे 2 हाथ हैं, राइट? अब देखिए, ये हाथ का टेम्परेचर 100 डिग्री केल्विन है और इसका 200 डिग्री केल्विन है, यानी दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर समझो ये कांटेक्ट में आ गए, ये अगर कांटेक्ट में आ गए तो देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एंड विच एनर्जी इज इट? इट इज हीट एनर्जी। तो वो एनर्जी अल्लाह ताला ने सिर्फ एक ही ऐसी एनर्जी रखे, एक लौती एक ऐसी एनर्जी रखे जो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाती है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकती है। तो वो कौन सी है? सिर्फ हीट। तो हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब यहां पर 2 बॉडीज ब्रैकेट में क्या दिया मैंने आपको, देखिए, सिस्टम एंड एनवायरनमेंट। ये सिस्टम है और ये एनवायरनमेंट है। ये 2 अलग अलग बॉडीज में कंसीडर कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। तो इन दोनों के बीच में हीट या एनर्जी एक्सचेंज जो होती है, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। आप बोलेंगे सर अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहा तो फिर हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, हीट इधर की हीट उधर नहीं जाएगी। देखिए, 10th क्लास का स्टूडेंट आपके 10th क्लास को पढ़ा सकता है क्या? नहीं पढ़ा सकता है।
मैं आपसे एक क्लास ज़्यादा पढ़ा हुआ हूँ, मैं 12वीं पास हूँ, इसलिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, राइट? इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ क्योंकि मैंने एक क्लास आपसे ज़्यादा पढ़ा है, राइट? तो याद रखिए, मैंने बोला था मेरे को हीट के बारे में आपको आपका नज़रिया चेंज करना है। आप समझते थे हीट मतलब सिर्फ गरम 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 रहना ही हीट नहीं होता है। समझो एक बॉडी 50 डिग्री सेल्सियस पे है, दूसरी बॉडी भी 50 डिग्री सेल्सियस पे है, दोनों बॉडीज हमारे हिसाब से गर्म है क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस रहता। कौशल मैडम आए हुए हैं, अगर मैं करेक्ट बोल रहा हूँ, आवर बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू, मैडम ने करेक्शन किया। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। बट अगर दो बॉडीज 50 डिग्री सेल्सियस के दोनों भी, और दोनों को आपने कॉन्टैक्ट में रखा, क्या ये एक दूसरे से हीट एक्सचेंज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आ रहा। आप समझे? देखिए, अब हीट का डेफिनेशन याद कर लीजिए। हीट इज डिफाइंड एज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस यानी अलग अलग टेम्परेचर रहना चाहिए दोनों का, तो तब जाके जो एनर्जी ट्रांसफर होती है सिर्फ और सिर्फ उसको ही हीट बोलना है। ठीक है? आपका नजरिया बदला हीट के बारे में। हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इफ देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज। याद रहेगा? एनीबडी कैन कम हियर एंड टेक द माइक इन हिज हैंड एंड रिपीट व्हाट आई सेड जस्ट नाउ। यस, शी इज रेडी। देखिए, माइक में आकर बोलेंगे, आपने इनकी बात को ध्यान से सुनना है, ये सही बोल रही है या गलत बोल रही है। सिर्फ ये जो डेफिनेशन या स्लाइड पे जो दिख रही है वो ऑडियंस की तरफ देखकर इनको उसको रिपीट करना है। देखेंगे इनकी मेमोरी कितनी अच्छी है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि हीट के बारे में आपका क्या नज़रिया है, हीट किसको कहते हैं? बटन ऑन कीजिए उसको। जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सही जवाब दिया इन्होंने। यानी कि ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और माइक का बटन ऑलरेडी चालू है, आप माइक पर आकर थोड़ा वहाँ पर परेशान मत होइए, माइक का बटन ऑलरेडी ऑन है, तो आप उसको ऑन ऑफ मत करिए, डायरेक्ट आकर यह जवाब दे देना आपने। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी फ्लो होती है उसको कहते हैं हीट। चलिए, इसके ऊपर और ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है जो अपने आप में सारी चीज़ें बता दे रहा है। मैंने दो टेम्परेचर लिया है, एक टेम्परेचर है TS और एक है TE। TS मतलब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम और TE मतलब टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए, ये जो स्लाइड दिख रही है इसमें, ये पहली जो स्लाइड है इसमें आप देखिए कि यहाँ पर बताया गया है कि किसका टेम्परेचर कम है और किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो यहाँ पर सिस्टम का टेम्परेचर कम है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए बॉडी हीट, सिस्टम हीट रिसीव करेगा। तो यहाँ पर मैंने ये पिंक में लिखा हुआ है, देखिए, ये पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ है? एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम। प्लीज़, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इतना वो बियर कर लीजिए मेरे साथ, थोड़ा गलती से हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड, देखिए मैं आपको अब नेक्स्ट फिगर बता रहा। ये देखिए, ये आपकी टेक्स्ट बुक की गलती है, मेरी गलती नहीं है, मैंने वहाँ से मैटर लिया हुआ है। उसके बाद अगर समझो सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम है, तो हीट देखिए बाहर निकल रही है। ये लाल दिख रहा है आपको, लाल कलर, ये हीट बाहर निकल रही है, इधर हीट अंदर जा रही थी, इधर हीट बाहर निकल रही है, मतलब सिस्टम अपनी हीट लूज करेगा। और यहाँ पर Q नेगेटिव रहेगा, सिस्टम अपनी एनर्जी लूज करेगा। आप लोग सब मेरे साथ हैं? आप स्लाइड्स को देख रहे हैं? ओके, अब ये देखिए, ये तीसरा, यहाँ पर हीट एक्सचेंज ही नहीं हो रहा। क्या कारण है इसका? क्या कारण है कि यहाँ पर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही? आप ऐसा एक उसमें ऐसा सब मिलकर जवाब देंगे तो नहीं जमेगा ना। आप में से कोई आइए, खिजर स्टैंड अप,
खिज़र, आप लोग ऐसा नहीं आ रहे ना, खुद से मैं नाम लेके बुलाऊंगा। शाहिद, शाहिद, शाहिद कम ऑन द स्टेज, माइक पर आओ शाहिद। शाहिद ये पूछ रहा मैं कि ये यहाँ पर Q0 क्यों है, यहाँ पर हीट एक्सचेंज क्यों नहीं हो रहा? और ऊपर के दो केसेस में मैंने ये लाल एरो ड्रॉ किया हुआ है। लाल एरो पहली ये फिगर में लाल एरो अंदर है, यहाँ लाल एरो बाहर है, और यहाँ पर लाल एरो है ही नहीं। तो यहाँ लाल एरो क्यों नहीं है? सही, ऑडियंस की तरफ, ऑडियंस की तरफ। पहले पिक्चर के अंदर सिस्टम का टेम्परेचर कम है और एनवायरनमेंट का ज़्यादा है। पहले इसमें सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है और एनवायरनमेंट का कम है। ओके चलो, अग्री अग्री। तो इससे क्या हो रहा फिर? ये लाल एरो क्या बता रही? एनवायरनमेंट से हीट कहाँ जा रही? जा रही है। अब डायरेक्ट मुझे बोलो, ये थर्ड केस में यहाँ क्यों नहीं जा रही? सिस्टम का और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सेम। ओके, वेरी गुड, यस करेक्ट, थैंक यू। जाइए जगह पे। तो इन्होंने जैसा वजह बताई कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर वो मेहनत नहीं करना था, बस इतना देख लेना था, ये इक्वल है। चलिए अब आ जाइए आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इंटरनल एनर्जी मैंने पहले ही बोला आपको, सिर्फ गिन सकते हैं हम टोटल इंटरनल एनर्जी नहीं गिन सकते, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी गिन सकते। तो चेंज को हम डेल्टा यू से बताते हैं, ये डेल्टा यू, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो कितने तरीके से इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है? दो तरीके से, ये दो तरीके हैं, ये पहला और ये दूसरा। पहला तरीका क्या है कि आप सीधा सीधा बर्नर से गर्म कर दो, बर्नर से सिस्टम को गर्म कर दो, तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ये एक तरीका है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का, बहुत आसान तरीका है, सिर्फ गर्म कर लो। यहाँ बर्नर लगा दिए हमने, केमिस्ट्री लैब में बर्नर रहता है, वहाँ पर आपने बर्नर देखा होगा, बंसन बर्नर। तो वहाँ पर आपने अगर इसको हीट दे दिया तो अंदर के सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। अब वो इंटरनल एनर्जी चेंज होने से क्या तब्दीली आ रही वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ पिस्टन का यहाँ फ़र्क दिख रहा है, वो आगे चलकर हम देखेंगे। ये एक तरीका हो गया। अच्छा, अभी दूसरा तरीका बिल्कुल नया है आपके लिए, आपने ये शायद नहीं पढ़ा होगा कि इंटरनल एनर्जी और क्या करने से चेंज होती है। अगर हम कुछ वर्क डन करें, या तो सिस्टम पे वर्क डन हो या सिस्टम वर्क डन करे, या तो सिस्टम पे वर्क डन हो या सिस्टम खुद वर्क डन करे, तब भी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। अब आपको अगर मैंने पूछा कभी इम्तिहान में, जैसा VSA एक क्वेश्चन आ सकता है कि इन व्हाट वेज इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज्ड, तो वो VSA 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप आंसर में क्या लिखेंगे? 2 मेथड्स। नंबर 1 बाय हीटिंग द सिस्टम, नंबर 2 बाय डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। ये एक अपना VSA का क्वेश्चन हो गया। तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं। और अब यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का ये बहुत ही फेवरेट चीज़ है कि थर्मोडायनेमिक्स में एक ऐसी सिलेंडर ली जाती है, ये सिलेंडर है, यहाँ पर ये सिलेंडर दिख रहा होगा, और ये अंदर ये गैस है, ये इसको पिस्टन बोलते हैं, ये पिस्टन है। हैंडराइटिंग ख़राब आ रही मेरी क्योंकि डिजिटल पैड पे आपके सामने ज़रा थर थर काँप रहा हूँ। आप सब लोग इतना खचाखच भरा हुआ हॉल है तो डर भी लग रहा, ऐसा लग रहा है कि पहली बार पढ़ा रहा हूँ। और मैडम भी आ गए यहाँ पर, फौजिया मैडम भी आ गए, डर लग रहा। शुक्रिया मैडम आपका। मैडम का कहना है कि मेरी हिम्मत अफजाई के लिए मैडम लोग यहाँ पर आए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं ये बोल रहा था आपको कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ये चीज़ बहुत कॉमन होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह आज का जो हॉल है, आज का जो रिस्पांस है आपका बहुत ज़बरदस्त है। और सर काफ़ी देर से 1 घंटे से कंटिन्यूअस पढ़ा रहे हैं और मैं तहे दिल से
सर का शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं ये देखने को आई थी क्योंकि मेरे को भी पढ़ाना है, तो इसलिए मुझे भी लेक्चर लेना है, तो मैं देख रही थी कि सर कैसा पढ़ा रहे, तो वैसा ही मैं पढ़ाऊँगी। प्लीज़ गिव हिम अ बिग चीयर, ज़रा ताली बजाइए सर के लिए। और प्लीज़ आप ज़रा डिसिप्लिन रहिए, क्योंकि सुनिए, अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो टीचर अपनी बात आप तक पूरा मुकम्मल तौर से सही तरीके से पहुंचा सकेंगे। सो प्लीज़ डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड डोंट हुट, क्योंकि टीचर्स काफ़ी मेहनत करके आप तक ये चीज़ पहुंचा रहे, रात में 2-2, 3-3 बजे तक जाग के ये स्लाइड्स बनाएं, तो सिर्फ आपके लिए बनाएं, तो उसका आप पूरा फ़ायदा उठाइए और कंसंट्रेशन से बैठिए, अच्छा आवाज़ मत करिए और डिसिप्लिन मेंटेन करते रहिए और रोज़ आइए क्लासेस को, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा रिवीजन है। और सर ने ये जो आज़ाद पैटर्न शुरू करे, प्रिंसिपल सर ने, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। तो प्लीज़ डोंट मिस द वन शॉट लेक्चर एंड कम डेली एवरी डे, ओके। अमजद सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। चलिए अब हम आगे की स्लाइड पे जाते हैं। ये मैंने बोला था अपने फिल्म का हीरो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर में एक सिस्टम भरा हुआ है, मतलब कोई गैस भरा हुआ है, और यहाँ पर एक पिस्टन लगाया हुआ है। ये जो पिस्टन है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, और ये पिस्टन जो है शुरू में ये यहाँ पर है, फिक्स्ड है। अब हमने इसको क्या करे, हीट दिए, हीट करें, बर्नर के नीचे रखे और इसको हीट करें। हीट करने से ये गैस एक्सपांड होगा और ये पिस्टन आगे आएगा, ये पिस्टन आगे आ जाएगा और यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसका, राइट। तो इसको बोलते हैं वर्क ऑफ एक्सपांशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जब भी आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करोगे, मान लो आपने Q हीट सप्लाई करे, तो वो जो सिस्टम है वो एनर्जी दो कामों के लिए यूज़ करता है, दो कामों के लिए। पहला काम, ये डेल्टा U क्या चीज़ है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब अगर किसी सिस्टम को हीट दी जाएगी तो वो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, ये एक काम। और दूसरा, वो वर्क डन करेगा। वर्क डन कौन सा करेगा, या तो वो गैस एक्सपांड होगा या कॉम्प्रेस होगा। जैसा मैंने बोला, वर्क डन एक्सपेंशन का हो सकता है, वर्क डन कॉम्प्रेशन का हो सकता है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बिल्कुल बहुमत बनाइए इसको। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये सिंपली कुछ नहीं होके बस इतना बोलना है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। रात के 3 बजे भी उठकर आपसे अगर पूछा जाए कि उठो, आमिर खान, सलमान खान, जो भी जितने भी खान हैं उनको उठाओ और उनको बोलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन क्या है, तो वो हेकलाते अच्छे से प्यार से ऐसा बोलेंगे कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब जो है मैं आपको शॉर्ट ब्रेक देने वाला हूँ, लेकिन ब्रेक लेने से पहले, ब्रेक पर जाने से पहले ये इक्वेशन अपने जहन नशीन कर लीजिए कि Q इज इक्वल टू, Q है हीट सप्लाइड, इज इक्वल टू डेल्टा U, वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस W ये है वर्क डन। तो अब इसको हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, तो आपने ये बोलना कि व्हेन Q अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू अ सिस्टम, इट्स एन इंटरनल एनर्जी चेंजेस एंड इट डज द वर्क W। इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जैसे मैंने PV डायग्राम में बताया, तो वर्क डन इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ये W का फॉर्मूला है। अब जब ब्रेक के बाद हम जब जमा होंगे तो उसमें हम आगे ये पढ़ेंगे। और ये देखिए, फिर से मैंने जो है आपको ये इक्वेशन यहाँ पर और हाईलाइट करके दिया है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W।
तो ये याद रखिए। और ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी का है और ये वर्क डन W है। तो हीट एनर्जी जब भी दी जाएगी तो इंटरनल एनर्जी में बदलाव आएगा और वर्क डन होगा। यहाँ पर पिस्टन बाहर जा रहा है, पिस्टन बाहर जा रहा है, यहाँ पिस्टन अंदर जा रहा है, यहाँ गैस एक्सपांड हो रहा, यहाँ पर गैस कंप्रेस हो रहा। ठीक है। और अब जो आगे की स्लाइड है उस पर आने के बाद आप बहुत खुश हो जाएंगे। तो वी विल हैव अ शॉर्ट ब्रेक बट वी विल मीट अगेन आफ्टर द ब्रेक। आगे का नहीं लगा रहा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड ला रहा हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था और अब मैं चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो चैप्टर के आगे के हिस्से में आप देखेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आप बोलेंगे ये तो पहले हो चुका, प्रोसेस तो हम पहले देख चुके, लेकिन यहाँ पर हमने दो अलग अलग चीज़ें देखना है। देखिए, पहला हमको ये गिनना है कि हीट एडेड कितनी होती है, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कितनी हीट ऐड होती है। आप प्लीज़ बैठ जाइए। ओके, खिजर बैठ जाओ। ओके, कमिंग बैक टू द चैप्टर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वापस से हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पर आ गए। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कितनी हीट ऐड होती है और वर्क डन कितना होता है। वर्क डन कितना होता है, ये दो चीज़ें हमको पढ़ना है। इफ़ यू प्लीज़ calm down and please take your positions. As per the schedule, as per the timetable, अब हमारे पास सिर्फ आधा घंटा बाकी है और मुझे तकरीबन 10 स्लाइड्स एक्सप्लेन करना है। 10 स्लाइड्स मुझे एक्सप्लेन करना है। तो आधे घंटे में मुझे 10 स्लाइड्स करना है, मतलब एक स्लाइड को 2 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट मिल सकेगा। तो इसलिए कमिंग बैक टू द चैप्टर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वी विल नाउ डिटरमाइन कि वर्क डन कितना होता है और हीट कितनी ऐड होती है किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। देखिए, मैं स्लाइड पलटा रहा हूँ, स्लाइड आगे जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड में आप ये देखिए कि हमको वर्क डन निकालना है ड्यूरिंग ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जब मैंने आपको पीवी डायग्राम बताया था तो उस समय आपको बोल दिया था कि आप वो कर्व जो है, ये भी पीवी डायग्राम्स दिख रहे पूरे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये चारों भी पीवी डायग्राम्स हैं और ये पीवी डायग्राम्स में ही वर्क डन निकाला जाता है। ये जो पहला फिगर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर ये पहला पाथ है। देखिए, A to B, ये पहला पाथ है। ये देख पा रहे हैं आप, ये पहला पाथ है, ये वाला। तो मैंने उसको अलग से फिगर में यहाँ बताया है। देखो, A to B के वक्त में इतना वर्क डन हुआ। ये पूरा जो शेडेड दिख रहा आपको, ये शेडेड रीजन, ये A से B में जाते वक्त का वर्क डन है। यहाँ पर ये पाथ बताया गया है, पहला पाथ है। ये देखिए, A to B पहला पाथ। फिर उसके बाद आप देखिए सेकेंड पाथ,
ये सेकेंड पाथ है, देखिए A to C, ये A to C, A to C में कितना वर्क डन हुआ, ये इतना वर्क डन हुआ A to C में, ये पूरा वर्क डन। फिर उसके बाद देखिए आप A to B, A to B, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऐसा, ये A to B, तो उसके दौरान इतना वर्क डन हुआ। तो अभी वर्क डन निकालने का तरीक़ा आपको समझ लेना है, ये एग्ज़ाम में आने वाला है 2023 में, ये क्वेश्चन आएगा, वर्क डन ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये मेरा अंदाज़ है, मतलब मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है, वरना आप समझेंगे इनको क्वेश्चन पेपर मिल गया कि ऐसा कुछ हो गया क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बट मेरा दिल बोल रहा है कि ये वर्क डन कैसा निकालना है वो आएगा। तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा जो ये फिगर्स हैं उनका टोटल ये फिगर 1 है। आप समझ पाए क्या? A to B पाथ 1, फिर पाथ 2 कौन सा है? A to C, और फिर पाथ 3 A to B, A to B, उसमें कॉर्नर आ रहा देखो एक बीच में, और तीनों पाथ में हमने वर्क डन निकाला। तो टोटल वर्क डन आप यकीन जानिए ये जितना ये बॉक्स के अंदर रहेगा इतना वर्क डन रहेगा, ये टोटल इतना वर्क डन रहेगा। इस तरह से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। स्लाइड पे जो लिखे हुआ है मैं ज़रा पढ़ के बता देता हूँ। इस पर से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स, बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन intermediate states, that is on the paths along which the change takes place। यानी वर्क डन निकालते समय हम किस पाथ से जा रहे हैं, पाथ पर डिपेंड करता है वर्क डन। पाथ चेंज तो वर्क डन चेंज। ओके, अगली स्लाइड, यह है हीट एडेड ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। यहाँ पर आपको 2 प्रोसेस बताए गए हैं। ये देखिए वापस से अपना फेमस थर्मोडायनेमिक्स बोले तो ये सिलेंडर आ गई, ये सिस्टम आ गया अंदर, ये सिस्टम है, ये पिस्टन है, और यहाँ से पिस्टन फिक्स था पहले, फिर हमने हीट करी ये बर्नर से, इसलिए ये पहले ये पिस्टन ये पोजीशन में था, पिस्टन उछल के यहाँ गया, तो ये वर्क डन ऑफ एक्सपांशन है। इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपांशन, यहाँ लिखा हुआ है फिगर के नीचे, आइसोथर्मल एक्सपांशन, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होते हुए अगर कोई वर्क डन हो रहा तो उसको बोलेंगे आइसोथर्मल एक्सपांशन। और अगर आप कोई प्रोसेस सडनली कर रहे हैं, ये सडन अनकंट्रोल्ड एक्सपांशन ऑफ गैस है। ये पहले गैस इतना ही वॉल्यूम था, फिर अचानक वो एक्सपांड हो गया और इतना पूरा भर गया, ये पूरा भर गया, ये सडन एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हुई, वो किस पाथ से ट्रांसफ़र हुई उसके ऊपर डिपेंड करता है, हमने किस कंडीशन में हीट दिए। तो यहाँ पर हीट एडेड अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, और यहाँ पर अंडर अनकंट्रोल्ड कंडीशंस। तो ये 2 तरह के तरीक़े हो गए जिसमें आप हीट एडेड गिन सकते हैं। अब यहाँ एक एक करके हम प्रोसेसेस पर आ गए, पहला प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, फिर उसके बाद रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके बाद रहेगा आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस जिसमें एक फ्री एक्सपांशन रहेगा। तो ये प्रोसेसेस हमको देखने हैं एक एक करके। बिल्कुल अब 20-25 मिनट का टाइम बाकी है और ये 5-6 प्रोसेसेस के अपने को थर्मोडायनेमिकल इक्वेशंस देखते हुए ये प्रोसेसेस को ख़त्म करना है, ये आज अपना टारगेट है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं समझा सकूँ। मुझे मालूम है कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, बट टाइम का कंस्ट्रेंट है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। यह है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस
और इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए फिगर में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलना है और इरिवर्सिबल किसको बोलना है। ये है रिवर्सिबल और ये है इरिवर्सिबल। देखो रिवर्सिबल में पहले सिस्टम ए से बी पर गया, ये बी है समझो, ए से बी पर गया और उसी रास्ते बी से ए पे रिपीट हो गया, तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। आप ध्यान दीजिए प्लीज, यहाँ पर दो एरोज दिख रहे हैं आपको, ये एक एरो और ये दूसरा एरो। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब कि किसी पाथ से सिस्टम ए से बी स्टेट में आया तो उसने ए टू बी गया, फिर वो पीछे बी से ए पर गया, मतलब उन्हें इनिशियल स्टेट पर वापस आ गया, लेकिन उसी रास्ते से वापस आया। तो अगर ऐसा कोई प्रोसेस हो रहा है कि वो ए से बी पर जा रहा, फिर बी से ए पर वापस आ जा रहा उसी रास्ते से, तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो दूसरी फिगर, ये वाली फिगर देखो। अब आप ये वाली फिगर में ए से बी पर आ रहा है लेकिन दोनों रास्ते अलग। ये रास्ता नंबर 1 है और ये रास्ता नंबर 2 है। देखिए पहले ये रास्ते से गया, ए से बी पर गया पहले रास्ते से, और बी से ए पर वापस आया, वो वापस ए पर आ गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि रास्ता बदल दिया उसने। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को इरिवर्सिबल बोलेंगे। तो ये प्रोसेस इरिवर्सिबल और ये प्रोसेस रिवर्सिबल। अब आप समझ गए होंगे दोनों में क्या फर्क है। ओके, अब ये देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर में हो रहा है, जहां पर चेंज इन टेम्परेचर 0 है, उस प्रोसेस को कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का डेफिनेशन ऐसा है कि द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको बोलेंगे आप आइसोथर्मल प्रोसेस। अब उसका पीवी डायग्राम बताया हुआ है, देखो ये ए से बी पर गया, ए से बी पर गया, तो ए उसकी इनिशियल स्टेट है और ये बी उसकी फाइनल स्टेट है। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम है वी आई और फाइनल वॉल्यूम है वी एफ। इनिशियल प्रेशर है पी आई, इनिशियल प्रेशर पी आई और फाइनल प्रेशर